ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी। ज्वार नदमुख जैसे नाम से पता चल रहा है, ज्वार ज्वार भाटा, और नद मतलब नदी, मुख का मतलब नदी का मुख। ठीक है, नदी के मुख पर ज्वार भाटा, वो जो एरिया हो गया, उस एरिया में पारिस्थितिकी तंत्र क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वार नदमुख क्या होता है? विदाउट डेल्टा। जब कोई नदी सीधे सागर में एंट्री करती है बिना डेल्टा की फॉर्मेशन किए, तो वो जो बाउंड्री होती है नदी की और सागर की बीच की, वो ज्वार नदमुख होता है। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ज्वार नदमुख क्या है, उसकी विशेषताएं, पारिस्थितिकी लाभ, ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी की चुनौतियां। ठीक है, और डेल्टा नहीं बनाने वाली नर्मदा और तापी, ये डायरेक्ट क्या करते हैं? डायरेक्ट सागर में एंट्री करते हैं विदाउट फॉर्मिंग एनी डेल्टा। ज्वार नदमुख क्या है? ज्वार नदमुख एक ऐसी पारिस्थितिकी है जो नदियों के मुहाने के पास मिलती है। यहाँ नदी के स्वच्छ जल और सागर के लवण जल का मिश्रण पाया जाता है। तकनीकी रूप से जब कोई नदी वितरिकाओं में बटे बिना बिना डिस्ट्रीब्यूटरीज के सीधे मार्ग से सिंगल चैनल से सागर में प्रवेश करती है, तो उस नदी के मुहाने क्षेत्र को ज्वार नदमुख कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन में डेल्टा को ज्वार नदमुख का उपभाग माना जाता है। डेल्टा को उपभाग। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों के सहारे ज्वार नदमुख की प्राप्ति होती है। मतलब पूर्वी तट पर भी और पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर जैसे नर्मदा और तापी, ठीक है, फेमस एग्जाम्पल्स हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण, नदी का वितरिकाओं में बटे बिना सिंगल मार्ग चैनल से सागर में प्रवेश करना। ठीक है, उसके प्रवेश करने के बाद ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। या मान लो किसी क्षेत्र में डेल्टा बना हुआ हो और समुद्र स्तर के बढ़ने से, तो डेल्टा तो समुद्र में चला जाएगा, फिर समुद्र का पानी जो है सीधा डायरेक्ट नदी में एंट्री करेगा, तो समुद्र स्तर के बढ़ने से भी ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। नदियों के मुहाने के पास विवर्तनिक दशाओं से, विवर्तनिक मतलब टेक्टोनिक दशाओं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट से डिप्रेशन हो गया वहां पर, तो समुद्र का पानी उसमें एंट्री करेगा, डेल्टा खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट ज्वार नदमुख का निर्माण हो जाएगा। इसका लाभ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये देखेंगे पहले। ये इकोटोन का क्षेत्र है। इकोटोन, यू नो वेरी वेल व्हाट इज इकोटोन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोटोन क्या होता है। दो पारिस्थितिकियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो इकोटोन होता है। ठीक है, और कोर प्रजाति क्या होती है? इकोटोन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली प्रजाति कोर प्रजाति होती है। ठीक है, सागर की तुलना में लवणता कम पाई जाती है। सागर की तुलना में लवणता कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि फ्रेश वाटर का सोर्स है उसमें, नदी फ्रेश वाटर। इसमें स्वच्छ जल का कम से कम एक स्रोत होता है। ठीक है, और स्वच्छ जल का कम से कम एक स्रोत है तो लवणता वैसे ही कम होगी। ये उच्च पारिस्थितिकी या उत्पादकता का क्षेत्र होते हैं, क्योंकि अलग टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, तो उच्च पारिस्थितिकी या उत्पादकता का क्षेत्र होते हैं। जैव विविधता अत्यधिक होती है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, अलग टाइप की कंडीशंस अलग टाइप के जीव जंतुओं को सपोर्ट करेगी। प्राकृतिक जीन पूल का क्षेत्र होते हैं, नेचुरल जीन पूल्स उसमें मिलते हैं। ठीक है, उसी एरिया में मिलेंगे जो कहीं और नहीं मिलेंगे, इसलिए वो प्राकृतिक जीन पूल का क्षेत्र होते हैं, क्योंकि अलग टाइप की कंडीशंस जो होती हैं अलग टाइप के जीवों के लिए फेवरेबल होंगी। यहाँ प्रदूषण कम होता है इस क्षेत्र में। ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी के लाभ, इसके लाभ क्या हैं? ज्वार नदमुख की प्रमुख वनस्पतियों में मैंग्रोव और अन्य स्थलीय वनस्पति होती हैं, जो तटीय क्षेत्र को चक्रवात, सुनामी, उच्च ज्वारीय लहरों और मृदा कटाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये समझ में आ गया, मृदा कटाव से सुरक्षा क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे मैंग्रोव्स लगे हुए हैं ज्वार नदमुख क्षेत्र में। ठीक है, और चक्रवात से बचाते हैं क्योंकि वनस्पति उसमें उगी हुई होती है। सुनामी से भी बचाते हैं, सुनामी के लहरों के प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है, उच्च ज्वारीय लहरों से भी मृदा कटाव की सुरक्षा करते हैं। ज्वार नदमुख की वनस्पति की जड़ें और वहां की दलदल मृदाएं भारी धातुओं, प्रदूषणकारी तत्वों जैसे सीसा, जस्ता एक्सेट्रा को फिल्टर करते हैं, अर्थात यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। ये जो स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ी है, 2 नंबर का पॉइंट जो है, ये पूछा गया है एग्जाम में, और ये शायद 2022 में पूछा गया सेम। ठीक है, कि जो मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, और जो क्योंकि मैंग्रोव जो ज्वार नदमुख की वो जहाँ पर इकोटोन की ये वनस्पति है मैंग्रोव्स, जो भी पानी आता है नदियों के द्वारा वो क्या करते हैं, वो मैंग्रोव्स उनको फिल्टर करते हैं, समुद्र में जाने से रोकते हैं। इस प्रकार से जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं वो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो किडनीज है। ठीक है, पृथ्वी की किडनीज होगी मैंग्रोव्स। मत्स्य की सुविधा मिलती है,
ज्वार नदमुख में ईंधन और चारा की प्राप्ति होती है वनस्पति से, प्राकृतिक पर्यटन होता है, प्राकृतिक सुंदरता का क्षेत्र होता है। ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी की चुनौतियां, इसकी चुनौतियां कौन सी हैं? प्राकृतिक चुनौतियां, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी, सागर तल में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ये प्राकृतिक चुनौती होगी। सुनामी प्राकृतिक चुनौती, सागर तल में वृद्धि प्राकृतिक चुनौती होगी। मानवीय चुनौतियां कौन सी है? अति मत्स्य, ईंधन और चारे को अधिक एकत्रित करना, औद्योगिक नगरीय प्रदूषकों का आना, अपशिष्टों की डंपिंग, तटीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास की परियोजनाओं का निर्माण एक्सेट्रा। ये है इसकी चुनौतियां ज्वार नदमुख की। अब हम मैंग्रोव पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो है पारिस्थितिकी के प्रकार। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति क्या है ये पढ़ेंगे हम, लेकिन इसमें देखो ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव कवर 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कवरेज 42.45% है। ठीक है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी क्या है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी की विशेषताएं क्या है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी के लाभ क्या है? इसकी चुनौतियां क्या है? इसके संरक्षण के प्रयास क्या चल रहे हैं? कौन कौन से प्रयास हैं? राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। देखो, मैंग्रोव पारिस्थितिकी क्या है? यह एक वनस्पति है जो मुख्य रूप से उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में समुद्र तट के सारे लैगून, ज्वार नदमुख एवं डेल्टा के सारे प्राप्त होते हैं। लैगून समझ के क्या है? लैगून क्या है बताना, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ऐसी झील जिसमें समुद्र में जाकर मिलते हैं, मतलब समुद्र के किनारे एक ऐसी झील होती है और लहरों के द्वारा सेडिमेंट्स लेकर के आए जाते हैं। वो सेडिमेंट्स उस झील के किनारे या झील के पास जमा होते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो सेडिमेंट्स जमा होकर के झील के कनेक्शन को पूरी तरह से या एक दो चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं समुद्र के साथ। तो इस समुद्र के साथ जो झील होती है, जैसे कि मैं बताऊं, पुलिकट झील, ठीक है, और वेमनाथ झील और चिल्का झील, ये लैगून झील है। ठीक है, ज्वार नदमुख यू नो वेरी वेल, और डेल्टा आपको पता क्या होता है? मतलब इसके किनारे जो वनस्पति होती है उसको हम मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं जनरली। इसे अनूपिया वेलांचली वन भी कहते हैं, हिंदी में अनूपिया वेलांचली, क्योंकि यह सागर के वेलांचली मंडल में विकसित होती है। वेलांचली मंडल प्रकाशित मंडल में विकसित होती है। भारतीय संदर्भ में यह वन पूर्वी एवं पश्चिमी तट के डेल्टा, लैगून, ज्वार नदमुख इत्यादि के सहारे पर प्राप्त होते हैं। मैंग्रोव स्वच्छ जल एवं खारे जल दोनों में विकसित होते हैं, स्वच्छ जल में भी, खारे जल में भी, परंतु मुख्य रूप से लवण जल पारिस्थितिकी होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी की विशेषता क्या है? यह एक इकोटोन पारिस्थितिकी है। यह उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता के क्षेत्र होते हैं। इकोटोन यू नो वेरी वेल। ठीक है, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र जो संक्रमणीय क्षेत्र हो उसे इकोटोन क्षेत्र बोलते हैं। उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, इसमें प्रजातीय विविधता अधिक होती है। मैंग्रोव वनस्पति की पत्तियों में लेवोनाइड पैदा होता है। ये एक प्रकार का वो ऑयली मटेरियल होता है। ठीक है, इनकी पत्तियों में होता है, जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को प्रभाव के कम करता है। ठीक है, लेवोनाइड, ये कार्बन सिंक के बड़े क्षेत्र होते हैं। ये हरित गृह प्रभाव को कम करते हैं। मैंग्रोव की पत्तियों की दो विशेषताएं कौन कौन सी? पत्तियों का आकार का छोटा होना और पत्तियों का मखमली होना, जो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन रेट कम करते हैं, वो मखमली होती है, वो पत्ती मोटी होती है। ठीक है, मैंग्रोव जरायुजता के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बीज में नए पादप का अंकुरण वृक्ष में ही हो जाता है। जरायुजता बोलते हैं इसको। जो बीज होता है वो वृक्ष में ही अंकुरित हो जाता है, फिर नीचे गिरता है। ठीक है, कुछ मैंग्रोव में ऑक्सीजन की प्राप्ति या सप्लाई के लिए विशेष जड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। ऑक्सीजन की प्राप्ति या सप्लाई के लिए मैंग्रोव वृक्ष की जड़ें अर्धवायवीय होती हैं। अर्धवायवीय का मतलब आधी जड़ एटमॉस्फेयर में होती हैं, जमीन से बाहर होती हैं। ठीक है, इनकी अर्धवायवीय लंबी और सघन जड़ें तटीय क्षेत्र को चक्रवात, सुनामी, उच्च ज्वारीय लहर और तटीय कटाव अपरदन से सुरक्षा प्रदान करती हैं। मैंग्रोव की जड़ें भारी प्रदूषणकारी तत्वों, मैंग्रोव की जो जड़ें हैं वो भारी धातुओं को समुद्र में जाने से रोकती हैं, अर्थात सागरीय प्रदूषण नियमन में सहायक हैं। इसलिए इनको किडनी बोला जाता है, पृथ्वी की किडनी। मैंग्रोव पारिस्थितिकी के लाभ क्या है? मैंग्रोव हमें प्रावधानन सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे ईंधन और चारा, औषधीय जड़ी बूटियां, मत्स्य इत्यादि। ये प्रावधानन सेवाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमें जो भी प्रोवाइड करते हैं वो। मैंग्रोव से हमें नियामक सेवाएं प्राप्त होती है। नियामक सेवाएं कैसे प्राप्त होती है इसको बाद में देखना, बताना कैसे नियामक सेवाएं।
नियामक सेवा का मतलब रेगुलेटरी सर्विसेज, क्या क्या रेगुलेट करते हैं वो? भारी धातुओं को रेगुलेट करते हैं, सुनामी के प्रभाव को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, और लहरों के जो समुद्र की लहरें हैं उनको रेगुलेट करते हैं, भूमि के कटाव को रेगुलेट करते हैं, हरित गृह प्रभाव को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका नियामक सेवाएं, जैसे तटीय क्षेत्रों को ज्वारीय लहरों, चक्रवात, सुनामी आदि से बचाता तथा भारी धातुओं को समुद्र में प्रवेश करने से रोकता है। आर्थिक लाभ क्या होते हैं इसके? मैंग्रोव की लकड़ी बहुत ही मुलायम होती है, इसलिए इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग के पीछे मैंग्रोव की कच्चे माल के रूप में उपस्थिति होना है। पश्चिम बंगाल में कागज के उद्योग के पीछे मैंग्रोव का उपयोग माचिस उद्योग में भी किया जाता है, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है मुलायम लकड़ी होती है। नौका बनाने में, प्लाईवुड उद्योग में, रेलवे के स्लीपर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैंग्रोव का प्रयोग औषधि निर्माण में भी होता है। इनकी पत्तियों से कई ऐसे रसायन प्राप्त होते हैं जिनसे कैंसर, सर्पदंश, चर्म रोग, पेचिस आदि की दवाओं का निर्माण किया जाता है। मैंग्रोव जैव विविधता को संरक्षण और समर्थन देते हैं। कहाँ चली गई लाइन? जैसे भारतीय मैंग्रोव वनस्पति के तहत सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी, ठीक है, फोमीज, क्योर और सेंगार, ठीक है, के वृक्ष प्राप्त होते हैं। जबकि प्राणी समुदाय के तहत रॉयल बंगाल टाइगर, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, फिशिंग कैट और विभिन्न प्रजाति की मछलियां प्राप्त होती हैं। भू जैव रसायन चक्र का क्रियान्वयन करते हैं। भू जैव रसायन चक्र का क्रियान्वयन करते हैं, कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिकी चुनौतियां क्या हैं? प्राकृतिक चुनौतियां उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी, नदी जल के स्तर में कमी। मानव जनित चुनौतियां कौन से? तटीय क्षेत्र में झींगा उत्पादन से, तटीय क्षेत्र में नमक निर्माण के लिए संरचनाओं के निर्माण से, तटीय क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, रेल, बंदरगाह एवं हवाई पट्टियों के निर्माण एवं विस्तार से, तटीय क्षेत्र में धारा चैनलाइजेशन से, तटीय खनन से, औद्योगिक और जनसंख्या नगरीय बस्तियों का तटीय क्षेत्र की ओर विस्तार। इससे तटीय खनन का मतलब उसमें से रेत मिलता है, सैंड, जो मकान बनाने में यूज होता है। नदियों से भी निकालते रहते हैं, नहरों से भी निकालते रहते हैं, अत्यधिक अधिक मात्रा में ईंधन और चारा एकत्रित करने से। मैंग्रोव संरक्षण के प्रयास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है, उनको अब मैं उसकी डिटेल बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। रामसर 20 के प्रावधानों को पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति के प्रावधान पढ़ेंगे, मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, भविष्य के लिए मैंग्रोव कार्यक्रम, यूनेस्को द्वारा की गई पहलों को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम के प्रयास है, ब्लू कार्बन पहल, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रयास में हम क्या पढ़ेंगे? भविष्य के लिए मैंग्रोव कार्यक्रम, समुद्री क्षेत्र सुरक्षित नेटवर्क, MS स्वामीनाथन शोध संस्थान, भारतीय मैंग्रोव स्थिति, मिस्टी योजना, इनके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति के प्रावधान, यूनेस्को, UNDP, UNEP, IUCN, वेटलैंड इंटरनेशनल गैर सरकारी संस्था है ये, NGO, एवं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मैंग्रोव संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कार्यक्रमों को निर्धारित किया है, जिसके तहत निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। कौन कौन से? मैंग्रोव का संरक्षण, मैंग्रोव संरक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, वैश्विक मानचित्र का निर्माण किया जाए, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाए, पौधशाला निर्माण, वृक्षारोपण किया जाए, पर्यावरण एवं पर्यटन का अध्ययन किया जाए, ठीक है। मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम ये देखते हैं गुयाना में मैंग्रोव का पुनरुद्धार एक बेहतरीन उदाहरण है गुयाना में, ठीक है। गुयाना के समुद्र तटों पर बाढ़ और तटीय कटाव के प्रतिरोध को मजबूत करने की उनकी पहल में महिलाओं ने प्रमुख रूप से नेतृत्व किया है। मैंग्रोव सहकारी समिति की स्थापना की गई गुयाना में। हाँ, यही वही है, सूरीनाम गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, और साउथ अमेरिका में, ठीक, ब्राजील से ऊपर, कोलंबिया के राइट साइड में, वेनेजुएला के राइट साइड। मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट क्या है? यह एक प्रकार की संस्था है, मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट, जिसकी स्थापना यूएसए ने 1992 में 50 देशों के कई गैर सरकारी संगठनों और 200 वैज्ञानिक एवं शिक्षावेदाओं को शामिल कर की, ठीक है। किसने स्थापित की थी मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट? 1992 में यूएसए ने, ठीक है, 50 देशों के साथ मिलकर और 200 वैज्ञानिकों के साथ मिलकर। उद्देश्य क्या था इसका? मुख्य उद्देश्य विश्व भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का संवहनीय एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। तीसरा, भविष्य के लिए मैंग्रोव कार्यक्रम, यह एक भागीदारी आधारित कार्यक्रम है और जो संवहनीय विकास एवं परितंत्र की सुरक्षा हेतु निवेश को प्रोत्साहन देता है। संवहनीय विकास का मतलब एक ऐसा विकास जिसको मेंटेन किया जा सके, और परितंत्र की सुरक्षा तो निवेश को प्रोत्साहन कि लोग इन्वेस्ट करें इसमें।
ये IUCN तथा UNDP की साझेदारी है, ठीक है, के द्वारा UNDP और IUCN के द्वारा विभिन्न देशों एवं अभिकरणों के मध्य सहयोग का मंच उपलब्ध कराता है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। किसके? भविष्य के लिए मैंग्रोव कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? तटीय प्रबंधन हेतु समेकित महासागरीय उपागम को बढ़ावा देना। तटीय प्रबंधन हेतु महासागरीय उपागम समेकित मतलब सभी लोगों को साथ मिलकर के तट का प्रबंधन किया जाए, इस तट के प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए। तटीय समुदाय का उत्थान किया जाए, मतलब तटीय समुदाय जो है जो समुद्र के तट पे रहते हैं उनको डेवलपमेंट किया जाए। मैंग्रोव के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के तटीय परितंत्र का संरक्षण किया जाए, नॉट ओनली मैंग्रोव्स बल्कि सभी प्रकार के परितंत्र का। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भूमिका को भी शामिल करना। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन, आपदा जोखिम कटौती, परितंत्र स्वास्थ्य संवर्धन, संवहनीय आजीविका का विकास और संवहनीय वाणिज्यिक तौर तरीके के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना, मतलब निजी क्षेत्र की भूमिका को भी बढ़ाना अलग अलग क्षेत्र में। यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सी पहले आरंभ की गई है? बायोस्फीयर रिजर्व, विश्व धरोहर स्थल और ग्लोबल जियो पार्क मैंग्रोव का समावेशन तथा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन और संरक्षण में सुधार पर आधारित है। ये पहल की गई है यूनेस्को के द्वारा। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, ग्लोबल जियो पार्क स्थापित कर दिया, ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जिसकी स्थापना 1990 में मैंग्रोव के अध्ययन, उसके संरक्षण, तर्कसंगत प्रबंधन और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ब्लू कार्बन पहल, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में पुनरुत्थान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने पर केंद्रित है। ब्लू कार्बन पहल यह कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन यूनेस्को द्वारा संचालित है। इसको याद रखना कि किस किस के द्वारा ब्लू कार्बन पहल को संचालित किया गया। मैं अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। यूनेस्को 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके स्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैंग्रोव दिवस मनाता है, ठीक है। जलवायु के लिए मैंग्रोव प्रबंधन, ये क्या है? COP27 मिस्र के शर्म शेख में हुआ था दिसंबर 2022 में। COP27 हुआ था, तो COP28 भी हुआ। COP28 दुबई में दिसंबर 2030 में आयोजित किया गया था। COP29 बाकू अजरबैजान में नवंबर 2024 में आयोजित किया गया। COP30 बेलम ब्राजील में होगा, ठीक है। ये COP38 के COP20 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का 8th सेशन हो गया, 29 30 31 सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कौन सी पार्टीज? जो किसी एक समूह के सदस्य हैं वो पार्टीज, ठीक है। जलवायु के लिए मैंग्रोव प्रबंधन, COP27 के दौरान इसकी घोषणा संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया द्वारा की गई। किसकी घोषणा? जलवायु के लिए मैंग्रोव का गठबंधन, ठीक है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। मैंग्रोव लगाने बहाल करने के बारे में अपनी प्रतिबद्धता एवं समय सीमा तय करना है। तटीय क्षेत्रों में अनुसंधान, प्रबंधन और संरक्षण में विशेषता साझा करेंगे एवं एक दूसरे का समर्थन करेंगे। ये देश कौन से? भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। और घोषणा किसके द्वारा की गई थी? UAE और इंडोनेशिया के द्वारा। राष्ट्रीय प्रयास क्या है? भविष्य के लिए मैंग्रोव कार्यक्रम नेशनल लेवल पर। क्या COP30 अभी पता नहीं होगा? अभी होगा। और ये जो COP29 तो ये स्टार्टिंग से याद करना? नहीं, जरूरी नहीं है। जो करंट में है वो याद करना है, करंट को अपडेट करते रहो, ठीक है। राष्ट्रीय प्रयास, भविष्य के लिए मैंग्रोव कार्यक्रम, तटीय समुदाय के लिए संवहनीय आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना, उच्च स्तर तटीय क्षेत्र निर्माण तथा आपदा जोखिम कटौती नियोजन में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षमता का निर्माण करना। इस कार्यक्रम की निगरानी एक राष्ट्रीय समन्वय निकाय के द्वारा की जा रही है, क्योंकि इसमें सरकारी, निजी, शैक्षणिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। इन राज्यों का चयन 7 मानकों के आधार पर किया गया। मानवीय दबाव पहला मानक, प्रदूषण दूसरा, जलवायु परिवर्तन तीसरा, चक्रवात चौथा, समुद्री जल में वृद्धि पांचवा, सागर स्थलाकृति व्यवस्थापन और सातवां विलक्षणताएं।
ठीक है। इन्हीं देशों को क्यों, इन्हीं राज्यों को क्यों चुना गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? क्योंकि ये तट के किनारे हैं, और यहाँ पर तट के किनारों यहाँ मैंग्रोव ज्यादा उपस्थित हो सकते हैं। समुद्री क्षेत्र सुरक्षित नेटवर्क, ये दूसरा प्रयास है। यह तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें शामिल है क्या? कच्छ की खाड़ी समुद्री क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, गुजरात, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अंडमान में, रानी झांसी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान और निकोबार में, और सुंदरबन क्षेत्र। यह समुद्री क्षेत्र सुरक्षित नेटवर्क, ठीक है, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एम एस स्वामीनाथन शोध संस्थान, इसे राज्य सरकार के वन विभाग के सहयोग से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में स्थानीय सहयोग से मैंग्रोव प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। मैंग्रोव प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मैंग्रोव समिति, यह 1976 में स्थापित की गई मैंग्रोव समिति। इसने मैंग्रोव के संरक्षण विकास के 15 क्षेत्रों को चिन्हित किया है। ये याद रखना कि 15 क्षेत्र 1976 में। इसके द्वारा मंगल वन नामक एक सूचना पत्र भी प्रकाशित किया जाता है। बजट और मैंग्रोव संरक्षण के प्रावधान क्या है? मिस्टी योजना, इस योजना के उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य मिस्टी योजना की? वनीकरण में भारत की सफलता को आगे बढ़ाना, शोरलाइन हैबिटेट और टेंजिबल इनकम को बढ़ाना, कार्बन सिंक बढ़ाने के लिए। टेंजिबल इनकम का मतलब ये है कि जो भी मैंग्रोव्स वगैरह वो लगाएंगे उनसे इनकम जो उनकी होगी वो टेंजिबल इनकम होगी, ठीक है। तटीय समुदाय के लिए आजीविका बढ़ाने के लिए मिस्टी योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए मनरेगा, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी फंड और अन्य क्षेत्रों के बीच अभिसरण के माध्यम से जहां भी संभव हो कोस्टलाइन और सोल्ट पेन लैंड्स पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए शुरू किया गया था। मतलब जहां पर भी संभव हो मैंग्रोव लगाना, मैंग्रोव लगाओ। कौन कौन से क्षेत्र हो, चाहे वो कोस्टलाइन क्षेत्र हो, साल्ट पेन लैंड्स हो, ठीक है, मैंग्रोव वृक्षारोपण कहीं पर भी कर दो फिर, ठीक है। आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें रामसर भीष्म के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र? लेट्स सी। ये क्या होती है आर्द्र भूमि? आर्द्र भूमि के प्रकार क्या है? आर्द्र भूमि की विशेषता क्या है? आर्द्र भूमि से प्राप्त लाभ क्या है? उसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं? उसके संरक्षण के प्रकाश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश, अन्य, इसके बारे में देखेंगे हम। आर्द्र भूमि क्या है यहाँ देखते हैं पहले हम साइड में। वह क्षेत्र जहां नम एवं शुष्क दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं आर्द्र भूमि होती है, ठीक है। आर्द्र भूमि को रामसर स्थल भी कहते हैं, वेटलैंड को, क्योंकि आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन, उसके धारणीय, बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसरण को अपनाया गया, जिसमें रामसर स्थल कहलाने के लिए निम्न मानक निर्धारित किए गए। मतलब कोई भी जो वेटलैंड है उसको रामसर साइट, रामसर स्थल में शामिल करने के लिए क्या क्या मानक निर्धारित किए गए हैं, उसको हम रामसर साइट कब कहेंगे, ठीक है। वह तटीय क्षेत्र, वो तटीय क्षेत्र भी हो सकता है, संक्रमण क्षेत्र भी हो सकता है, स्थल अवस्थित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र हो सकता है। यदि वह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है तो वर्ष के कम से कम 8 महीने जल की उपलब्धता होनी चाहिए, कम से कम 8 महीने। और यदि संक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र है तो निम्न ज्वार के समय भी जल की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्न ज्वार के समय, निम्न ज्वार तो समझते होंगे, जब पानी पीछे चला जाता है तो 6 मीटर से ज्यादा की गहराई नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम कितने महीने जल होना चाहिए? 8 महीने तक। प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल हो, संकटग्रस्त प्रजाति के शरण स्थल होने चाहिए। संकटग्रस्त प्रजाति का शरण स्थल हो कि संकटग्रस्त प्रजाति है और इस एरिया में ये रहती है, और पक्षी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं। बड़ी संख्या में जल पक्षियों की संख्या का समर्थन करते हो, बड़ी संख्या में। प्रजातीय विविधता का क्षेत्र होना चाहिए, उच्च जैव विविधता का क्षेत्र होना चाहिए, अद्वितीय और दुर्लभ प्रकार की परिस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके 7 वो बताए गए हैं। उपरोक्त आधार पर कोई नदी, नहर, झील, तालाब, सरोवर, दलदल भूमि, अनूप का मतलब लैगून झील, ठीक है, नेशनल पार्क, मैंग्रोव, लैगून, ज्वार नदमुख, प्रवाल, पीठ भूमि, बाढ़ का मैदान, बांध या जलाशय इत्यादि आर्द्र भूमि में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कच्छ क्या होता है? वह वृक्ष रहित दलदली क्षेत्र होता है कच्छ। अनूप क्या होता है? वृक्षों के साथ दलदली भूमि भी होता है, ये अनूप होता है। इनमें डिफरेंस हो गया। फैन भूमि में जल का स्रोत भूमिगत जल होता है। फैन भूमि में विश्व की कुल कार्बन भंडारण क्षमता का 30% पीटलैंड में भंडारित है, ठीक है। आर्द्र भूमि के प्रकार देखो। प्राकृतिक आर्द्र भूमि, स्थल अवस्थित आर्द्र भूमि, नदी, झील, सरोवर, बाढ़ का मैदान, पीठ भूमि।
संक्रमण तटीय आर्द्र भूमि, मैंग्रोव, लैगून, ज्वार नदमुख। ठीक है। मानवीय आर्द्र भूमि कौन सी? स्थल अवस्थित आर्द्र भूमि, नहर, जलाशय, बांध, हरीके बैराज जैसे। ठीक है। संक्रमण या तटीय आर्द्र भूमि झींगा उत्पादन करने के लिए जो बनाया गया वो नमक उत्पादन का क्षेत्र हो, क्योंकि उनमें पानी रखा जाता है। ठीक है। आर्द्र भूमि की विशेषता या महत्व क्या है? आर्द्र भूमि की को प्रकृति की किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अशुद्धियों, विषाक्त पदार्थ को फिल्टर करते हैं और पदार्थों का पुनर्चक्रण करते हैं। आर्द्र भूमि की वनस्पति की जड़ें और उसकी दलदली मृदा भारी प्रदूषणकारी तत्वों को जल में जाने से रोकती हैं, इस प्रकार से प्रदूषण नियंत्रण में सहायक हैं। आर्द्र भूमि जल का शुद्धिकरण करती हैं, उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता का क्षेत्र होते हैं, प्रजातीय विविधता से युक्त होते हैं, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, इकोटोन पारिस्थितिकी का क्षेत्र होता है, कार्बन सिंक का क्षेत्र होता है, हरितगृह प्रभाव को कम करते हैं। वही पॉइंट बार बार आ रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल होते हैं, जैसे राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, गुजरात का नल सरोवर अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन का आश्रय स्थल है। साइबेरियन क्रेन वहां पर जाता है। ठीक है। संकटग्रस्त प्राणियों के आश्रय स्थल होते हैं। संकटग्रस्त प्राणियों के बाढ़ और सूखे से सुरक्षा प्रदान करती हैं, भूमिगत जल स्तर को बनाए रखती हैं। तटीय आर्द्र भूमि जैसे मैंग्रोव, ज्वार नदमुख, लैगून इत्यादि की वनस्पति प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, चक्रवात, ऊंची ज्वारीय लहरें इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार का भी सृजन करती हैं तथा रोजगार एवं अपने जैविक संसाधनों से अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देते हैं। आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं क्या है? प्रावधानन सेवाएं मतलब हमें क्या क्या प्राप्त होता है आर्द्र भूमि से? खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है, ईंधन और चारा प्राप्त होता है, कच्चे माल की प्राप्ति होती है, औषधि जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, आनुवंशिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। विनियमन सेवाएं क्या है? मतलब क्या क्या रेगुलेट करती हैं? मौसम जलवायु का विनियमन करती हैं, मृदा अपरदन से सुरक्षा करती हैं, प्रदूषण नियंत्रण करती हैं, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करती है। सहायक सेवाएं किस चीज में सहायता करती हैं? जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करती हैं, मृदा निर्माण में सहायक होती हैं, पोषक तत्वों का चक्रण करती हैं, प्राथमिक उत्पादकता को प्रोत्साहन देती हैं, परागण की सुविधा प्रदान करती हैं। प्राकृतिक सांस्कृतिक सेवा क्या? प्राकृतिक पर्यटन का स्थान होती हैं, मनोरंजन का केंद्र होती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र होते हैं, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, नैतिक महत्व होता है इनका। यह मैं पॉइंट समझा चुका हूँ। आध्यात्मिक, शैक्षणिक और नैतिक महत्व क्या होता है? आर्द्र भूमि के समक्ष चुनौतियां क्या है? मानवीय चुनौतियां। आर्द्र भूमि के क्षेत्र से विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल का अधिक दोहन, अतिमत्स्य, ईंधन और चारा का अधिक दोहन, आर्द्र भूमि क्षेत्र में गादीकरण, ठीक है, मिट्टी वगैरह, सिल्ट वगैरह जमना, अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग, औद्योगिक रसायन, गर्म जल का आना, नगरीय सीवेज, अपशिष्ट पदार्थों का आना, आर्द्र भूमि के क्षेत्र के आसपास कृषि में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी के आने से सुपोषण हो जाना। सुपोषण की प्रक्रिया हमने कल समझी थी। सुपोषण हो जाएगा क्योंकि बाहर से पोषक तत्व आएंगे, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह। फिर क्या होगा? एल्गल ब्लूम हो जाएगा, शैवाल ब्लूम जिसको हम बोलते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, अनऑक्सीकरण वो शोषण होगा। फिर क्या होगा? जो पानी है वो अपने रंग को चेंज कर लेगा और धीरे धीरे शैवाल जलाशय जो है वो नष्ट हो जाएगा। ये सुपोषण होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था ये। औद्योगिक नगरीय बस्तियों का विस्तार, सामाजिक आर्थिक विकास की परियोजनाएं। ठीक है, मतलब नगरीय बस्तियों का विस्तार हो रहा है, जो झील के क्षेत्र को या वेटलैंड के क्षेत्र को धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं भी उनको ऑक्यूपाई करें, उनके क्षेत्र को कम करें। भूमंडलीय तापन और समुद्री स्तर में वृद्धि से भी उनको चुनौतियां। भूमंडलीय तापन से, समुद्री स्तर में वृद्धि होने से उनको चुनौतियां क्यों है? भूमंडलीय तापन से क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा? पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन रेट अगर ज़्यादा होगी पानी की, तो वो जो पानी है उसका धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता चला जाएगा, झील सूखती चली जाएगी, इस प्रकार से झील नष्ट हो जाएगी। ठीक है। प्राकृतिक चुनौतियां क्या हैं? तटीय आर्द्र भूमि को सुनामी, चक्रवात से चुनौतियां हैं। वही पॉइंट बार बार आ रही हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण के प्रयास कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन से हैं? रामसर अभिसमय, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, वेटलैंड इंटरनेशनल, प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय, CMS, कन्वेंशनल मैरीटाइम स्पीसीज या माइग्रेटरी स्पीसीज है। ठीक है। हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में मिनियन को पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं भारत में कुल 91 रामसर साइट्स हैं। हाल ही में 5 जून 2025 को जोड़ी गई 2 रामसर साइट्स हैं, खींचन और मेनार हैं। ठीक है, ये राजस्थान में है दोनों, खींचन और मेनार। ये कुल 91 रामसर साइट्स हैं, 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैली हैं। ठीक है। अब हम रामसर अभिसमय को पढ़ते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। ठीक है। रामसर अभिसमय 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया तथा 1975 से इसके प्रावधान लागू हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। आर्द्र भूमि के संरक्षण पर यह अंतर सरकारी संधि अभिसमय है, जिसमें निम्न प्रमुख प्रावधान शामिल है। क्या क्या प्रावधान है? मतलब क्या क्या करना होगा किसी देश को इसमें शामिल होने के लिए? रामसर स्थल का दर्जा देना,
भारत ने 51 रामसर साइट्स घोषित की हैं। रामसर स्थल के संधारणीय, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। मतलब संधारणीय का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इतना उपयोग कर लो कि झील ही खत्म हो जाए, जैसे अति मत्स्यन कर लिया, ठीक है, ईंधन और चारे का अति दोहन कर लिया, ठीक है। ये संधारणीय होना चाहिए कि मेंटेन रख सके, विवेकपूर्ण होना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। ट्रांस बॉर्डर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी करना। मतलब ऐसा कोई आर्द्र भूमि है जो ट्रांस बॉर्डर है, ट्रांस बॉर्डर का मतलब आधे अपने एरिया में है और आधे दूसरे एरिया में, पैंगोंग सो लेक, ठीक है, तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी करना। आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन को बढ़ावा देना। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड सूची क्या है? मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड सूची ये पूछा गया है, ठीक है। यह भी रामसर अभिसमय से संबंधित एक सूची है। यदि किसी रामसर स्थल को इस सूची में शामिल किया जाता है तो इसका तात्पर्य है कि उस आर्द्र भूमि में मानवीय हस्तक्षेप अधिक होने के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण और निम्नीकरण इतना हो गया है कि वह वहां के जीवों के लिए वर्तमान और भविष्य दोनों में संकट हो सकता है। भारत के 2 रामसर स्थल आर्द्र भूमियां इस सूची में शामिल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोकतक झील, ये दोनों इसमें शामिल है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में। नोट, उड़ीसा का चिल्का झील भी इसमें शामिल था, परंतु अभी इस सूची से बाहर है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसको पढ़ के देखो क्या दे रखा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका क्या मतलब होगा? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी रूप से परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अनियमित करना चाहिए। ये करना चाहिए है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हम दूसरे भी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय का मतलब कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसके लिए अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ है नहीं, विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई नहीं। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में जब भी हम शामिल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि मानव हस्तक्षेप उसमें हो रहा है, ठीक है, जिससे उसको नुकसान हो रहा है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से शामिल किए गए थे? 2, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है और लोकतक झील जो मणिपुर में है, ठीक है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है लोकतक झील में, ठीक है। और तैरते हुए मटेरियल को फुमदी बोला जाता है, ठीक है। और ये हिरन के लिए प्रसिद्ध है शायद, जहाँ तक मुझे हिरन है, कोई है वो, ठीक है, क्योंकि लोकतक झील के नाम से ही दिमाग में हिरन आ रहा है, ठीक है, कि हिरन उसके ऊपर खड़ा है, फुमदी के ऊपर, ठीक है। उड़ीसा का चिल्का झील भी इसमें शामिल था, उसको हटा दिया। वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है? एनजीओ है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह आर्द्र भूमि संरक्षण में गैर सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। इसके लिए यह ज्ञान, तकनीकी, सूचना, इनोवेशन को साझा करते हैं, ठीक है। प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो 1969 में यूएनईपी के प्रयासों से जर्मनी के बोन शहर में अपनाया गया, इसलिए इसे बोन अभिसमय भी कहा जाता है, ठीक है। सीएमएस को क्या कहा जाता है? बोन अभिसमय भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी के बोन शहर में इसको अपनाया गया था 1979 में। भारत भी इसका पक्षकार देश है, इंडिया इज आल्सो ए मेंबर। इसका कार्य क्या है? पक्षकार देशों के सम्मेलन का आयोजन, फ्लाईवे संरक्षण को बढ़ावा, संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति का संरक्षण करना। फ्लाईवे संरक्षण का मतलब ये है कि जो जैसे साइबेरियन क्रेन है, जो साइबेरियन क्रेन इंडिया में आता है ना, तो वो एक स्पेशल फ्लाईवे को चूज करता है कि इसी क्षेत्र से आता हो, क्योंकि पक्षी हैं, पक्षी रास्ते पहचानते हैं, ठीक है। तो वो जो एरिया है उसका, जिस एरिया से उड़ करके वो आता है, उस एरिया को उस फ्लाईवे का संरक्षण प्रदान करना, फ्लाईवे संरक्षण हो गया। राष्ट्रीय प्रयास क्या है? राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल पारिस्थितिकी संरक्षण योजना, अमृत धरोहर योजना, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि प्रबंधन नियम 2010, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। इसे 1985-86 में आरंभ किया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे लागू किया गया था, केंद्र ने स्पॉन्सर की थी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब यह है कि केंद्र के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है और स्टेट इसका लागू करेगी। आगे चलकर इसका नाम आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय जल पारिस्थितिकी संरक्षण योजना, यह क्या है? 2015 में प्रारंभ की गई। इससे पूर्व 2 कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम को एकीकृत कर चलाया गया था।
मतलब इस योजना को पहले क्या एकीकृत करके चलाया गया था, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण योजना को एकीकृत करके। ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण से संबंधित एक केंद्रीय कार्यक्रम है जिसके मुख्य 3 लक्ष्य हैं। जलीय जैव विविधता का संरक्षण, जलीय प्रदूषण नियंत्रण 2 हो गए। तीसरा, मानवीय कार्यों के लिए जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। अमृत धरोहर योजना क्या है? आर्द्र भूमि और जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से पिछले बजट में, मतलब 2023-24 के बजट में लाया गया था इसको। किसको? अमृत धरोहर योजना को, जो निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति पर आधारित है। अमृत धरोहर योजना अगले 3 वर्षों में आर्द्र भूमि के धारणीय उपयोग को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमि संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका बढ़ाना। धारणीय उपयोग को बढ़ावा देने का मतलब है लोगों को इतने वृक्ष नहीं काटने दिए जाएं कि उसके पारिस्थितिक के पर ही संकट आ जाए। लोगों को इतनी मछली भी नहीं पकड़ने दी जानी चाहिए कि जलीय जंतुओं का ही विनाश होना शुरू हो जाए। तो यह धारणीय विकास को बढ़ावा देना है। आर्द्र भूमि संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका को बढ़ाना, स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका का सृजन करना, कार्बन भंडारण की क्षमता का विस्तार करना, धारणीय प्राकृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि प्रबंधन नियम, इनका दूसरा नाम राष्ट्रीय संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भी है। इस अधिनियम के तहत आर्द्र भूमि को 6 वर्गों में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय आर्द्र भूमि प्राधिकरण का प्रावधान है, मतलब केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वेटलैंड अथॉरिटी, ठीक है, उसका प्रावधान था कि केंद्रीय स्तर पर इस प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। आर्द्र भूमि के क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां नहीं की जाएंगी उसकी सूची में शामिल थी। जो नहीं की जाएंगी वो गतिविधियां, जो की जाएंगी वो शामिल नहीं थी, कि इनको छोड़ करके बस वो बता रखी थी ये गतिविधियां अलाउड नहीं है करना इस एरिया में। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017, 2010 वाले देख लिए, अब 2017 वाले देखो। इसे 2010 के अधिनियम के स्थान पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाया गया। मतलब 2010 वाले फेल करके 2017 वाले लागू कर दिए। इस नियम में आर्द्र भूमि के बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रावधान किए गए थे। कौन कौन से? आर्द्र भूमि की परिभाषा दी गई कि आर्द्र भूमि क्या है 2017 वालों में। राज्य आर्द्र भूमि प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। राज्य आर्द्र भूमि प्रबंधन प्राधिकरण, क्योंकि 2010 वाले में क्या प्रावधान था कि सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय आर्द्र भूमि प्रबंधन का निर्माण किया जाएगा, स्थापना की जाएगी प्राधिकरण की। लेकिन इसमें राज्य स्तर पर भी आर्द्र भूमि प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। राज्य का पर्यावरण मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। कौन? राज्य का पर्यावरण मंत्री। सरकार के आदेश से इसमें विभिन्न मंत्रालय विभाग को शामिल किया जा सकता है। इस प्राधिकरण के 3 मुख्य कार्य हैं। कौन से प्राधिकरण? राज्य आर्द्र भूमि प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य की बात कर रहे हैं हम। 3 प्रमुख कार्य कौन से हैं? आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश तय करेगी राज्य सरकार ही। राज्य सरकार और संरक्षण के संदर्भ में आवश्यक सलाह देना राज्य सरकार को। कौन? राज्य आर्द्र भूमि प्रबंधन प्राधिकरण, ये राज्य सरकार को सलाह देगी कि ये करना चाहिए प्रबंधन के लिए। आर्द्र भूमि के संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करना। आर्द्र भूमि क्षेत्र में निषिद्ध गतिविधि की सूची जारी करना, मतलब वो गतिविधियों की सूची जारी करना जो गतिविधियां अलाउड नहीं है। वर्तमान उद्योगों का विस्तार नहीं। कौन कौन सी सूची? निषिद्ध गतिविधि कि अगर उस एरिया में वर्तमान उद्योग हैं तो उन उद्योगों का विस्तार नहीं होगा और नए उद्योगों की स्थापना भी नहीं की जाएगी वेटलैंड के एरियाज में। अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग नहीं होगी वेटलैंड में। नगरीय सीवेज का निस्तारण नहीं होगा। ये निषिद्ध गतिविधियां हैं। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि प्रबंधन समिति की केंद्रीय स्तर पर स्थापना की गई। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? 2017 के नियमों के अकॉर्डिंग। किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय आर्द्र भूमि प्रबंधन समिति केंद्रीय स्तर पर स्थापना की गई। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित, मतलब पर्यावरण मंत्रालय के सचिव उसका हेड होगा। इस समिति के निम्न कार्य क्या क्या? राज्य प्राधिकरण की सहायता करना, जो राज्य वेटलैंड प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी सहायता करना। केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देना। आर्द्र भूमि को रामसर सलामित करने के लिए भेजना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए संस्थाओं से सहयोग करना। संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड रखना यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसके लिए 6 माह का समय निर्धारित किया गया। 10 वर्षों के अंतराल पर डिजिटल रिकॉर्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। आफ्टर एवरी 10 ईयर्स जो डिजिटल रिकॉर्ड है उसको क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा। इसकी सीमाएं क्या है? आलोचना क्या है? इस कानून में आर्द्र भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया। आर्द्र भूमि मानवीय है, प्राकृतिक है, ठीक है, जैसा कि 2010 के नियमों में किया गया था वैसे नहीं किया गया।
इन नियमों में कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को, जैसे जल संचय के क्षेत्र को आर्द्र भूमि में शामिल नहीं किया गया। मानव निर्मित संरचनाएं जैसे समुद्र तट के किनारे साल्ट पैन मनुष्य ने बना दिया नमक पैदा करने के लिए, उसको शामिल नहीं किया गया। इन नियमों में इसका उल्लेख नहीं है कि नियमों का उल्लंघन होने पर शिकायत कहाँ की जाएगी। ठीक है। निषिद्ध गतिविधि की सूची बनाना राज्य प्राधिकरण का काम है। जहां कानून का दुरुपयोग या उल्लंघन संभव है, राज्य प्राधिकरण का काम है। ठीक है। तो राज्य तो अपने हिसाब से बनाएगा ना। ठीक है। तो कानून का उल्लंघन संभव है। ठीक है। जैव विविधता, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन?